अस्सलामुअलैकुम क्लास, आई होप यू आर ऑल फाइन। और आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक से। अब इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ। एज वेल एज बीइंग एबल टू मेक डायमंड स्पार्कल, वी कैन यूज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन सेवरल अदर वेज. Because of total internal reflection, a prism can be made to act like a perfect mirror. It has the advantage that there is no need for reflective coating which can corrode or peel away over time. सबसे पहली बात तो ये कि जो डायमंड स्पार्कल करते हैं या फिर हमें डायमंड में एक शाइन नज़र आ रही होती है, ये इस मैकेनिज़्म की वजह से होती है. ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन के मैकेनिज़्म की वजह से हमें डायमंड्स में स्पार्कल नज़र आ रहा होता है, एक बिल्कुल एक खूबसूरत सी शाइन नज़र आ रही होती है. वो इंटरनल रिफ्लेक्शन के मैकेनिज़्म से ही होता है. और एक और बात कि अगर हम चाहें ना तो प्रिज़म को हम मिरर में भी तब्दील कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि शीशे में भी उसको तब्दील कर सकते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन के मेथड को यूज़ करते हुए. प्रिज़म बच्चों एक ट्रायंगुलर टाइप कहेंगे, पिरामिड टाइप शेप की आपके पास, या फिर आप उसको ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं. कुछ इस तरह की आपके पास शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रिज़म. हम उसको यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रम या फिर डिफरेंट कलर्स को, रेज़ को स्टडी करने के लिए. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रिज़म को हम अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन का मेथड यूज़ कराएं या फिर उस तरह का प्रिंसिपल प्रिज़म पे अप्लाई करें तो हम उसको शीशे में भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, और इस मैकेनिज़्म का फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस पर. ठीक है, जिस तरह अगर हमारे पास मिरर होता है ना तो वो ठीक चलता रहेगा, लेकिन अगर कोई बहुत पुराना हम मिरर देखें उठा के या फिर शीशा देखें, आईना चेहरा देखने वाला, तो उसमें ना हमें मिलता है कि उसकी जो ऊपर की कोटिंग या फिर उसकी जो ऊपर की कवरिंग होती है वो करोड हो रही होती है. करोड मतलब ख़राब हो रही होती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो उतर रही होती है. तो अगर हम इंटरनल रिफ्लेक्शन का मैकेनिज़्म यूज़ करके शीशे बनाते हैं या फिर प्रिज़म को मिरर में चेंज करते हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, next is such prisms are used in expensive periscopes and also in some binoculars and telescopes. पेरिस्कोप का आपको पता होगा, जिस तरह माइक्रोस्कोप टाइप की डिवाइस होती है इस तरह पेरिस्कोप भी एक डिवाइस होती है. ठीक है, जिससे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं या फिर स्टडी कर सकते हैं. टेलीस्कोप भी एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देख सकते हैं. और अब बायनोकुलर्स आपको ग्लासेस टाइप कुछ डिवाइस मिलेगी, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है. दूरबीन टाइप के इस तरह की चीज़ों में जो लेंस हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम बायनोकुलर्स कहते हैं, या फिर गोगल्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उनके लेंसेज भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर्स का. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर वेरी थिन फ्लेक्सिबल ग्लास रोड्स. Light reflects internally the whole length of the fiber because light always hits the sides of the fiber at an angle greater than the critical angle. पहली बात तो ये कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो बहुत थिन, पतले से, बारीक से, फ्लेक्सिबल मतलब हम उसको मूव करा सकते हैं. ठीक है, फ्लेक्सिबल वो फ्लेक्स हो जाते हैं. हार्ड या रिजिड टाइप का कोई मटेरियल नहीं होता वो. ग्लास रोड्स मतलब शीशे के बारीक से रोड्स होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं. ठीक है, अब लाइट उनके अंदर जाती है और उनके अंदर से रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर की जो साइड्स होती हैं उनको हिट करती है रिफ्लेक्ट करके. अब वो जो लाइट हिट करती है वो एक स्पेसिफिक एंगल पे हिट करती है जो कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है. ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे जाके जो लाइट है वो ऑप्टिकल फाइबर्स की सरफेस को या फिर उसकी साइड्स को हिट करती है. This means that all the light is reflected and little energy is lost. The light emerges from the end of the fiber almost as bright as it went in. अब वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो लाइट है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है और आपके पास बहुत थोड़ी एनर्जी लॉस्ट होती है. ठीक है, जब लाइट जा रही है और ज़्यादा सारी रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपके पास जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो बहुत कम है. अगर ऐसा हो कि लाइट जाए और बहुत थोड़ी रिफ्लेक्ट हो तो आप कहेंगे कि ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी है, लेकिन इस केस में एनर्जी बहुत कम लॉस्ट होती है. ठीक है, उसके बाद ये कि लाइट अगर अंदर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है लाइट इन, जो लाइट एंटर हो रही है ना वो कम ब्राइट होगी, लेकिन जो लाइट आउट होगी यानी कि एग्ज़िट होगी वो ज़्यादा ब्राइट होगी.
Bundles of optical fibers fixed to a special camera or eyepiece are used to see inside machinery and even inside the human body. Optical fibers can also carry coded signals as pulses of light from a laser. अब ये जो लेज़र वाली बात आ गई है ना, ये बच्चों बहुत से ऐसे मेडिकल फील्ड में ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। पहले हमने ये देखना होता है ऑपरेट करने से पहले, या फिर कोई भी बीमारी डायग्नोस करने से पहले हमने ये देखना होता है कि इंसान की बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। हम क्या करते हैं, छोटी सी कोई डिवाइस होती है कैमरा टाइप, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह लगा के अंदर भेज देते हैं। इससे ये होता है कि हमें जो बॉडी का अंदर का मैकेनिज़्म है ना, बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है वो हमें रिकॉर्ड करके ये ऑप्टिकल फाइबर्स बताएंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि बॉडी में हो क्या रहा है। और ये लेज़र लाइट की फॉर्म में सिग्नल्स देते हैं हमें स्क्रीन पे, या जो भी कुछ हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें लेज़र लाइट की फॉर्म में ये हमें सिग्नल देते हैं। दीज कैन बी चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एट द रिसीविंग एंड। अब जब हम इन सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में हम इनको रिसीव करते हैं, ठीक है। लाइक अगर हमने डिवाइस बॉडी के अंदर भेजी हुई है, साथ हमने कोई कंप्यूटर वगैरह लगा दिया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से अटैच है, तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सिग्नलिंग देख रहे हैं, ठीक है, कि अब बॉडी में कहाँ पे क्या चल रहा है। Nowadays, many of our telephone calls are sent down bundles of optical fibers which can carry several thousand messages at once. अब जो हम एक दूसरे को टेलीफोन करते हैं तो उसके सिग्नल्स भी ऑप्टिकल फाइबर कैरी करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरी बात ये कि जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं वो भी ऑप्टिकल फाइबर्स की वायर्स के थ्रू हम यूज़ कर रहे होती है, इसके थ्रू सिग्नलिंग हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लेंसेज। Lenses come in various shapes and sizes. The two most common types are convex and concave. If you look at something close up with a convex lens, you see a magnified image. If you look through a concave lens, you can see a lot of your surroundings, but the image appears smaller than normal. A distant object appears upside down. अब वो कह रहे हैं लेंस जो है वो डिफरेंट शेप्स में आते हैं और डिफरेंट साइजेस में आते हैं, ठीक है। कैमरे का लेंस है तो वो बड़ा होगा, ग्लासेस का लेंस है तो वो छोटा होगा। अब लेंस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, कन्वेक्स और कनकेव। अगर आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो तो उसमें आप एक छोटी सी चीज़ को भी कन्वेक्स लेंस जो है ना वो बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। अगर आप कनकेव लेंस यूज़ करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों को ना आपको दिखा रहा होता है छोटा छोटा करके, ठीक है। यानी कि दूर की नज़र के लिए आप कनकेव लेंस यूज़ करते हो और पास की नज़र के लिए आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो। अब lenses work because light is refracted or bent when it passes from air into glass. A convex lens can converge, bring together parallel light rays after they have passed through the lens. A concave lens diverges, spreads out parallel rays of light so that they appear to come from a focal point on the other side of the lens. अब होता क्या है कि जो lenses है ना उनमें जाके लाइट रिफ्रैक्ट करती है और हमें काफ़ी चीज़ों को जिस तरह से हम देखना चाहते हैं उस फॉर्म में वो हमें शो करती हैं चीज़ें, ठीक है। कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो वो आपको लाइट को कन्वर्ज करेंगी, यानी कि दूर से लाइट को एक जगह इकट्ठा करेंगी और आपको एक छोटे से इमेज को भी मैग्नीफाई करके दिखाएगी। अगर आप कनकेव लेंस यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए लाइट को स्प्रेड करेगी, दूर दूर तक स्प्रेड करेगी और आपको दूर दूर के इमेजेस भी हैं वो एक जगह पे इकट्ठे करके दिखाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास each of our eyes has a natural lens which can change shape so that it can focus on near and distant objects. Okay, you are using those lenses to read this page now. Microscopes, telescopes, projectors, cameras and magnifying glasses make use of convex lenses. Spectacles and contact lenses may use either convex or concave lenses depending on what is wrong with the person's eyesight. अब वो ये बता रहे हैं कि अगर इंसान की आईसाइट पे डिपेंड करता है कि आया कि उसने कनकेव लेंस यूज़ करनी है या कन्वेक्स। दूर की अगर आपकी नज़र ख़राब है तो आप कनकेव यूज़ करोगे, करीब की ख़राब है तो आप कन्वेक्स यूज़ करोगे। और जो माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स या प्रोजेक्टर कैमरास वगैरह हैं उनमें हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्लासेस बना रहे हो, स्पेक्टिकल्स वगैरह बना रहे हो तो उस पर डिपेंड करता है कि जो एक पर्सन है उसको कौन सा लेंस चाहिए। Concave lenses are used in spectacles and contact lenses for short-sighted people who cannot see things clearly that are a long way away. Convex lenses are used in spectacles or contact lenses for long-sighted people who cannot see things clearly that are close to their eyes. ठीक है, वही मैंने आपको बात बताई कि कन्वेक्स लेंस उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो कि ऐसी चीज़ों को नहीं देख सकते ठीक तरह से जो कि उनके बहुत करीब पड़ी हों, ठीक है।
उनको वो क्लियर नहीं नज़र आ रही होती, इसीलिए उनके लिए करीब की नज़र की ग्लासेस यूज़ होती हैं। कन्वेक्स वाले लोगों को ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती जो उनसे काफ़ी दूर हों, उनको वो दूर की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती, इसीलिए उनके लिए कनकेव लेंस यूज़ होता है ताकि वो दूर की चीज़ें आपको क्लियर दिखा सकें। यहाँ पे उन्होंने शेप बताई हुई है। कन्वेक्स लेंस की शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, और कनकेव की इस तरह से होती है। कनकेव लाइट को डाइवर्ज करता है और जो कन्वेक्स है वो लाइट को स्प्रेड करता है। उसके बाद प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन। When a beam of light is refracted, something else happens. This light is dispersed or spread out into different colors. It may surprise you to learn that white light is actually a mixture of colors. You can see this dispersion if you shine a beam of light through a triangular shaped prism. अब होता यह है कि जो प्रिज्म होती है उसमें से जब हम एक वाइट लाइट की बीम या फिर रे गुजारते हैं तो प्रिज्म के थ्रू जब वो गुजरती है तो वो हमें डिफरेंट 7 कलर्स में डिवाइड होकर दिखाई देती है, ठीक है तो ये हैरानकुन बात, लेकिन हमें प्रिज्म का बेसिकली फ़ंक्शन यही होता है कि वो लाइट को आपको स्प्रेड करके उसके कलर्स की फॉर्म में, डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में दिखाती है, ठीक है, और एक स्पेक्ट्रम बना देती है। स्पेक्ट्रम कहते हैं 7 लाइट्स का जो मिक्सचर होता है ना, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, या फिर रेनबो के कलर्स को भी स्पेक्ट्रम कहते हैं हम। What happens if that the prism refracts the different wavelengths of light by different amounts? It disperses or spreads them out into a rainbow spread of color called a spectrum, so that they can be seen. वही जो मैंने आपको बात बताई कि प्रिज्म के थ्रू हम वाइट लाइट गुजारते हैं और वो गुजर के बाहर आके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है और एक रेनबो या फिर स्पेक्ट्रम बना देती है, जो कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। Red light is refracted least and appears at the top of the spectrum, while violet light is refracted most and appears at the bottom of the spectrum. Red light जो है वो सबसे कम रिफ्रैक्ट होती है और सबसे ऊपर रहती है, ठीक है, टॉप पे, और वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है और वह सबसे बॉटम पे होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड सबसे ऊपर है और वॉयलेट सबसे बॉटम पे है। उसके बाद although you cannot see them, infrared and ultraviolet rays could be present at the top but bottom of the spectrum that your eyes can actually see. अब वो कह रहा है कि जो रेड लाइट है इससे ऊपर भी टॉप पे 2 रेज प्रेजेंट होती हैं, इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट रेज। इन दोनों के नाम यहाँ लिखे हैं, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, ठीक है, आप उनको नेकेड आई से देख नहीं सकते, लेकिन जो बॉटम की लेयर है वॉयलेट कलर वाली वो आप एग्जैक्ट अपनी नेकेड आई से देख सकते हो। उसके बाद आ जाती है रेनबोज। यू कैन ओनली सी अ रेनबो व्हेन द सन इज शाइनिंग बिहाइंड यू एंड इट इज़ रेनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। रेनबोज फॉर्म व्हेन सनलाइट शाइन्स थ्रू मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप्स। When sunlight passes through one of these raindrops, the raindrop acts like a tiny prism. Each ray of light is bent as it enters the raindrop, as it leaves it. It is also reflected off the inside of the raindrop. The light spreads out and is split into 7 colors. The drawing below shows this happening to just one raindrop. अब होता क्या है, हमें अक्सर रेनबो तब नज़र आती है जबकि सन शाइन कर रहा हो, यानी कि आसमान पे सन भी हो और बारिश भी हो रही हो और अचानक से हमें रेनबो अपीयर होती हुई दिखाई देती है स्काई पे, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जब हमारे पास सनलाइट की कोई भी रे किसी भी रेन ड्रॉप के अंदर से गुजरती है ना, तो रेन ड्रॉप वहाँ पे प्रिज्म वाला काम करता है, ठीक है। रेन ड्रॉप क्या करता है कि जो सनलाइट की रे उसके अंदर से गुजर रही होती है, रेन ड्रॉप प्रिज्म बन के उसका स्पेक्ट्रम बना देता है। जब वो स्पेक्ट्रम बनाता है तो हमें 7 कलर्स विजिबल नज़र आते हैं, लाइक ऊपर रेड है, बॉटम पे वॉयलेट है, उसके अंदर येलो ग्रीन जितने भी हैं 7 कलर्स हमें नज़र आते हैं और हम कहते हैं कि ये रेनबो है, ठीक है। हम इसको रेनबो भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि नीचे जो ड्राइंग बनी है उससे आप इस फिनोमेना को देख सकते हो। सनलाइट से एक रे गई है, रेन ड्रॉप के अंदर आई है, रेन ड्रॉप से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ है और जाके स्पेक्ट्रम बन गया है और रेनबो हमें नज़र आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर में रेनबो के कलर्स लिखे हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ये भी एक यूज़फुल थिंग है, आपको इसके कलर्स भी पता होने चाहिए। When this happens in millions of raindrops, the effect is to give a bow with reddish colors on top, the outside of the rainbow, and the bluish colors on the bottom, the inside of the rainbow. All rainbows are actually part of a circle, but you can usually see only part of it as Earth is in the way. Sometimes you can see a complete circle from an aircraft. अब वो ये कह रहे हैं
कि जब यही वाला प्रोसेस मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप्स के साथ होता है ना, ये नहीं कि एक रेन ड्रॉप के साथ हुआ है और आपको नज़र आ गया है, मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप्स के साथ ये प्रोसेस होता है, तो आपको हर कलर फिर रेनबो में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। आउटसाइड पे उसके रेड कलर होता है टॉप पे, और ब्लूइश कलर उसके बॉटम यानी कि उसके नीचे नीचे आ रहे होते हैं। अब रेनबोज जो है ना वो बेसिकली एक सर्कल फॉर्म में बनती है, लेकिन क्योंकि हम गोल ज़मीन में रह रहे होते हैं तो वो हमें हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल फॉर्म में नज़र आती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप एयरक्राफ्ट की हेल्प से कंप्लीट सर्कल ऑफ रेनबो देख सकते हो, लेकिन यूजुअली हमें सेमी सर्कल फॉर्म में ही मिलती हैं। आज का लेक्चर आपका इतना ही था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।